नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद एमएस में। हिट की जंग एमएस के संग साइंस रिवीजन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि आपको पता है कि हम एनसीईआरटी और आरबीसी प्रश्न के पर आधारित प्रश्नोत्तरी के माध्यम से साइंस रिवीजन क्लास ले रहे थे। उनमें ये तीसरी क्लास अपनी, पहली दो क्लासेज कोशिका एंड कोशिका विभाजन के ऊपर हो चुकी है। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। आज तीसरी क्लास है जिसमें हम बात करेंगे सूक्ष्म जीव, जीवाणु, वायरस और कवक। हिट सिलेबस में बात करें तो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। लेकिन अगर इम्पोर्टेंस की बात करें तो हर बार एक प्रश्न आता है। और अभी सूक्ष्म जीव, जीवाणु, वायरस और कवक इस बार प्रश्न आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। 1 से 2 प्रश्न आ सकते हैं इस बार, क्योंकि हम कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहे हैं और इसमें ये का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। हम वायरस की बात कर रहे हैं, कोरोना में कुछ ऐसी टर्म्स है उनकी बात कर रहे हैं। वायरस में क्या होता है, डीएनए होता है, आरएनए होता है, इन सब की बात कर रहे हैं। तो अब की बार 2 प्रश्न भी आ सकते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए पहले लेकर आया हूँ। तो बायोलॉजी का टॉपिक है और ध्यान से समझना। प्रश्न शुरू करने से पहले मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप अपने नोट्स और पेन साथ में लेकर बैठे। अगर कोई भी चीज़ आपको नहीं लग रही है तो अपने नोट्स में ऐड करते जाइए। पूर्णतया एनसीईआरटी और आरबीसी आधारित प्रश्नावली है। चलिए शुरू करते हैं। एक बात का ध्यान रखना, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टारगेट विद एमएस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों और उनसे होने वाले विभिन्न रोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब कुछ कथन दिए हुए हैं, उन पर आपको क्या करना है, विचार करना है। उसके बाद क्या पूछा गया है, कौन सा कथन सही है कौन सा नहीं है, वो पूछा गया है, उसमें बात करेंगे। पहला कथन है, चिकन पॉक्स और हेपेटाइटिस। चिकन पॉक्स और हेपेटाइटिस है वो विषाणु या वायरस द्वारा होते हैं। पहला कथन ये है। दूसरा है, टाइफाइड और खसरा जीवाणु द्वारा होने वाले रोग है। और तीसरा कथन है, अतिसार और मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग है। ये आपको बताना है। तो आप अगर पहले कथन की बात करें तो चिकन पॉक्स और हेपेटाइटिस है वो वायरस द्वारा होता है, एकदम सही बात है, सही कथन है। दूसरी बात करें तो टाइफाइड जीवाणु द्वारा होता है, लेकिन खसरा है वो विषाणु द्वारा होता है, इसलिए दूसरा कथन गलत हो गया। तीसरा कथन है, अतिसार और मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है। बिल्कुल सही बात है। अतिसार और जो मलेरिया है वो प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग है। तो इसमें क्या पूछा है, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। इसका मतलब हम देख के हैं पहला एंड तीसरा, ये दोनों कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। तो इसका सही ऑप्शन हो गया सी, 1 और 3। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। शैवाल स्पाइरोगाइरा, प्रोटोजोआ क्लेमाइडोमोनास और कवक राइजोपस ब्रेड मोल्ड। राइजोपस को ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। उपयुक्त सूक्ष्म जीवों में से कौन सा सही सुमेलित है, मतलब कौन सा सही सुमेलित है और कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो अगर शैवाल की बात करें तो वो स्पाइरोगाइरा शैवाल की कैटेगरी में आता है। अगर राइजोपस की बात करें तो वो कवक की कैटेगरी में आता है। ब्रेड मोल्ड, राइजोपस, पेनिसिलियम, म्यूकर, एस्परजिलस, ये सब किस में आते हैं, कवक में आते हैं। लेकिन प्रोटोजोआ की बात करें तो उसमें आते हैं मलेरिया, अतिसार जो रोग होता है, और मलेरिया का जैसा रोगाणु है जो प्रोटोजोआ, से मलेरिया का रोगाणु की बात करें हम तो प्लाज्मोडियम, ये सब इसमें आते हैं प्रोटोजोआ में। अब अमीबा, प्रोटोजोआ, अमीबा, प्लाज्मोडियम, ये सब प्रोटोजोआ में आते हैं। लेकिन जो क्लेमाइडोमोनास है वो किस में आएगा, शैवाल में आएगा। इसका मतलब दूसरा जो कथन है वो क्या हो गया, गलत हो गया। तो पूछा कौन सा कथन सही है, तो सही कौन सा है, 1 और 3। नेक्स्ट प्रश्न है, दूध से दही बनने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा किस सूक्ष्म जीव की आवश्यकता होती है। मतलब अगर दूध से दही बनने की जो प्रक्रिया होती है उसमें किस सूक्ष्म जीव की आवश्यकता होती है, ये आपको बताना है। जीवाणु की, कवक की, विषाणु की, इनमें से कोई नहीं। देखो, दूध से जो दही बनता है उसमें जीवाणु की आवश्यकता होती है। और कौन से जीवाणु की आवश्यकता होती है, तो वो होती है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जीवाणु की आवश्यकता होती है। और ये रीट एग्जाम में पूछा भी जा चुका है प्रश्न, लैक्टोबैसिलस जीवाणु की आवश्यकता होती है दूध से दही बनने में। नेक्स्ट प्रश्न है, खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने के बाद अपनी श्वसन प्रक्रिया में खमीर, यीस्ट निम्नलिखित में से क्या उत्पादित करते हैं। मतलब जो खमीर होता है, यीस्ट होता है,
वो अपनी सूक्ष्म प्रक्रिया में क्या उत्पादित करता है, कौन सी गैस उत्पादित करता है जिसकी वजह से खाद्य पदार्थ फूल जाते हैं। इसमें सूक्ष्म प्रक्रिया करते हैं जिसकी वजह से, जैसे अगर मैदे के आटे की बात करें तो उसमें अगर उसको कुछ देर के लिए भिगो कर रख दें आटे को, तो वो फूल के बर्तन से बाहर आने लगता है। इसका मतलब उसमें कौन सी गैस उत्पादित कर रहा है, खमीर। ऐसे ही खमीर में देखो तो इसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, इनमें से कोई नहीं। तो जो खमीर है उसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पादित होता है, इसी वजह से वो फूलकर बर्तन से बाहर आने लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के दिए गए प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। इधर एक साइड में आविष्कार दिया हुआ है और दूसरी साइड में आविष्कारकर्ता दिया है। तो ये आपको बताना है कि किसका आविष्कार किसने किया था। पहली बात है, किण्वन का आविष्कार करने वाले थे लुईस पाश्चर। किण्वन का आविष्कार किसने किया था? लुईस पाश्चर ने किण्वन का आविष्कार किया था। पेनिसिलियम की बात करें तो पेनिसिलियम के टिक्के का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। जबकि बात करें चेचक के टिक्के का, तो चेचक के टिक्के का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। और जैसा कि आपको पता है कि चेचक का टिक्का है वो मानव के लिए एक वरदान साबित हुआ था, क्योंकि चेचक जो बीमारी है उसकी वजह से ही सर्वप्रथम टिक्के का आविष्कार किया गया था एडवर्ड जेनर ने। बेसिलस एंथ्रेक्स की खोज करने वाले थे रॉबर्ट कोच। ये सही नहीं लिखा है, थोड़ा सा ध्यान रखना, ये रॉबर्ट कोच ऐसे लिखा है। तो रॉबर्ट कोच ने बेसिलस एंथ्रेक्स की खोज की थी। अब कब की थी ये खोज? तो बात करें किण्वन की, जो लुईस पाश्चर ने किण्वन की खोज की थी वो की थी 1857 में। कब की थी? 1857 में। जबकि पेनिसिलियम की खोज की थी फ्लेमिंग ने, और ये पेनिसिलियम की खोज 1929 में हुई थी। 1929 में पेनिसिलियम की खोज की थी। जबकि चेचक के टिक्के का आविष्कार हुआ था वो हुआ था 1798 में। और 1876 में बेसिलस एंथ्रेक्स की खोज की गई थी रॉबर्ट कोच के द्वारा। ये डेट थी इनकी, और ये आविष्कार और ये आविष्कार करता, ये आपको पेनिसिलियम वाला पूछा जा चुका है रेट एग्जाम में। इसके अलावा अब की बार जैसे चेचक के टिक्के वाला पूछा जाने की संभावना है, तो आप इन सब का ध्यान रखना कि इनकी खोज, आविष्कार और आविष्कार करता। डेट याद रखने की साइंस में जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है। अब आप इसकी मिलान भी आप कर लेना, कौन सा किससे मिलान हो रहा है मैंने आपको सब बता दिया है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मतलब हैजा किसके द्वारा फैलता है, मलेरिया किसके द्वारा फैलता है, और डेंगू किसके द्वारा फैलता है, कौन से सुमेलित है और कौन से सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो जो हैजा की बात करें तो वो घरेलू मक्खी द्वारा फैलता है। घरेलू मक्खी है वो हैजा रोग की वाहक कहलाती है, घरेलू मक्खी। जबकि बात करें मलेरिया की तो वो मादा एनाफ्लीज है, वो मलेरिया की वाहक होती है। जबकि जो मादा एडिज मच्छर है वो डेंगू का वाहक होता है, या डेंगू विषाणु, जो डेंगू का जो विषाणु होता है उसका वाहक होता है मादा एडिज मच्छर। अब इसमें सही सुमेलित कौन सा है? तो इसमें केवल पहला सही सुमेलित है, केवल एक है वो सही सुमेलित है। ये दोनों सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि मलेरिया का मादा एनाफ्लीज आता और डेंगू का मादा एडिज मच्छर आता। लेकिन इसमें पहला है वो एकदम सही सुमेलित है। इसका मतलब इसका ऑप्शन हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मतलब नींबू के अंकर रोग है वो किससे होता है? गेहूं की रस्ट और भिंडी की पित्त, इनमें से कौन सा सुमेलित है और कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो अगर बात करें नींबू के अंकर रोग, तो नींबू के अंकर रोग जीवाणु रोग है, जो जीवाणु की वजह से होता है। जबकि गेहूं की रस्ट है वो कवक से होने वाला रोग है। जबकि भिंडी की जो पित्त रोग है वो विषाणु से होता है। जो भिंडी की पित्त है वो किससे होता है? विषाणु से होता है। और एक आता है तिल का फिल्लोडी रोग, वो प्रोटोजोआ की वजह से, PPLO की वजह से, माइक्रोप्लाज्मा की वजह से होता है। नींबू के अंकर जीवाणु की वजह से, गेहूं की रस्ट कवक की वजह से, भिंडी की पित्त विषाणु की वजह से। इसका मतलब तीनों सुमेलित है, तो इसका सही ऑप्शन हो गया D, 1, 2 और 3 तीनों सुमेलित है। नेक्स्ट प्रश्न है, खाद्य परिरक्षकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो सोडियम बेंजोइड और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड है वो सामान्य खाद्य परिरक्षक है। सही बात है कि जो सोडियम बेंजोइड है और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड है वो सामान्य खाद्य परिरक्षक है।
नमक, चीनी, खाद्य तेल और सिरके का प्रयोग खाद्य परिरक्षण में किया जाता है। ये भी बिल्कुल सही बात है। हम घरेलू नमक, घर में नमक, चीनी, खाद्य तेल और सिरके का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आपको पता होगा, अचार में जैसे कि बोल देते हैं तेल डाल दिए तो अचार में बदबू नहीं आती, तो इसमें क्या है, सिरके का प्रयोग हम करते हैं, नमक का प्रयोग करते हैं, चीनी का प्रयोग करते हैं। ये मतलब खाद्य परिरक्षण तो है। और अगर बात करें सोडियम बेंजोएट और जो डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ आते हैं उनमें परिरक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का भी प्रयोग किया जाता है। तो इसका दोनों कथन सही है, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है, पाश्चुरीकृत दूध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो पाश्चुरीकृत दूध होता है उसको बिना उबाले उपयोग किया जा सकता है क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। पहला कथन लिखा हुआ है कि जो पाश्चुरीकृत दूध है उसको बिना उबाले उपयोग किया जा सकता है क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। दूसरा है, दूध को पाश्चुरीकृत करने के लिए इसे 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 मिनट के लिए गर्म करते हैं और फिर एकाएक ठंडा कर उसका भंडारण कर लेते हैं। तो कौन से कथन सही है और कौन से कथन गलत है ये आपको बताना है, मतलब कौन सा कथन इसमें सही है। तो पहले कथन की बात करें तो पहला कथन बिल्कुल सही है कि जो पाश्चुरीकृत दूध आता है उसको बिना उबाले प्रयोग कर सकते हैं हम, उबालने की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि वो उबाला हुआ आता है और ठंडा किया हुआ आता है। दूसरी बात है, दूध को पाश्चुरी करने के लिए इसे 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 मिनट के लिए गर्म करते हैं। ये गलत कथन है क्योंकि अगर 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर रहे हैं, किस पर, 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करें तो इसको 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करेंगे। 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करना है, मिनट के लिए नहीं। जबकि अगर बात करें 60 डिग्री सेंटीग्रेड की तो आप 15 से 30 मिनट के लिए गर्म कर सकते हैं। तो याद रखना, 60 डिग्री पर गर्म करो तो 15 से 30 मिनट करो और 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करोगे तो 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करना है। तो इसका केवल कथन एक सत्य है, दूसरा गलत कथन है। नेक्स्ट प्रश्न है, और नाइट्रोजन चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो मिट्टी में उपस्थित जो जीवाणु वो नीलरित शैवाल होते हैं, मतलब कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं पूछा है। मिट्टी में उपस्थित जो जीवाणु और नीलरित शैवाल होते हैं वो वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं जिनका अवशोषण पौधे करते हैं। बिल्कुल सही बात है कि जो मिट्टी में उपस्थित जो जीवाणु है, जैसे राइजोबियम की बात करें और नीलरित शैवाल है, वो वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन होती है उसके स्थिरीकरण कर देते हैं, फिक्सेशन कर देते हैं और नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं जिसका अवशोषण कौन करते हैं, पौधे करते हैं। दूसरा है, पौधे पर निर्भर करने वाले जंतु पौधे से उनके द्वारा संश्लेषित प्रोटीन व अन्य नाइट्रोजन यौगिक प्राप्त करते हैं। मतलब जो पौधे पर निर्भर जंतु होते हैं उनके द्वारा जो संश्लेषित प्रोटीन होती है और अन्य जो नाइट्रोजनी यौगिक होते हैं वो क्या करते हैं, पौधों से प्राप्त करते हैं, कौन, जीव जंतु। ये भी बिल्कुल सही बात है क्योंकि जैसे हम बात करें नाइट्रोजन किस में पाई जाती है, तो प्रोटीन की बात करें उसमें नाइट्रोजन पाई जाती है, अन्य खाद्य पदार्थ है उनमें नाइट्रोजन पाई जाती है। तो इनमें क्या होती है, जो नाइट्रोजन है वो जंतु ग्रहण कर लेते हैं पेड़ पौधों से। ये भी बिल्कुल बात सही है। पौधे एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व कवक नाइट्रोजन अपशिष्ट को नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं जो पौधों द्वारा पुनः उपयोग हो जाते हैं। यह भी बिल्कुल बात सही है कि अगर पौधे या जंतुओं की मृत्यु होगी तो उसमें उपस्थित जो नाइट्रोजन है उनका जीवाणु और कवक क्या कर लेंगे, नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देंगे और जो पौधे द्वारा पुनः उपयोग कर ली जाती है। नेक्स्ट कथन है, कुछ विशिष्ट पौधे एवं जंतु नाइट्रोजन यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं जो वायुमंडल में चली जाती है। ये बात बिल्कुल गलत बात है क्योंकि इसका मतलब सही आंसर क्या हो गया, डी। मतलब गलत ऑप्शन छाड़ना था तो इसका सही आंसर हो गया डी, क्योंकि विशिष्ट पौधे एवं जंतु ऐसे कोई से नहीं है जो नाइट्रोजन यौगिकों को नाइट्रोजन में बदल दे। कुछ जीवाणु होते हैं, जैसे स्यूडोमोनास की बात करें, वो नाइट्रोजन यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं जो वायुमंडल में चली जाती है, लेकिन पेड़ पौधे और ऐसे कोई जीव जंतु नहीं है। ये थे 10% एनसीईआरटी बेस्ड। अब हम आरबीसी में जो प्रश्न है उनकी बात करें तो सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म जीवों में विषाणु भी शामिल होता है, कवक भी शामिल होता है, जीवाणु भी शामिल होता है। इसका मतलब सत्य कथन हो गया उपयुक्त सभी। अब बात करें अगर एनसीईआरटी और आरबीसी में फ़र्क क्या है, तो आरबीसी के जो क्वेश्चन है वो इजी क्वेश्चन है थोड़े से और एनसीईआरटी के क्वेश्चन थोड़े से हार्ड है। तो आप ध्यान रखना, प्रतिजैविक औषधि कौन सी है, मतलब प्रतिजैविक एंटीबायोटिक औषधि की बात करें तो वो है पेनिसिलियम जो कवक से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से प्रोटोजोआ का उदाहरण नहीं है, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, यूलोथ्रिक्स। तो जो यूलोथ्रिक्स की है वो क्या है,
वो प्रोटोजोआ का उदाहरण नहीं है। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना की बात करें तो ये प्रोटोजोआ के उदाहरण है, जबकि यूलोथ्रिक्स है वो प्रोटोजोआ का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, भिंड में पीतशिरा मोजेक रोग पढ़ के आए हैं। भिंडी में जो पीतशिरा मोजेक रोग होता है वो किसके द्वारा होता है, तो वो वायरस जनित होता है। ये अनसाइड आरबीसी में सेम प्रश्न है और ये पढ़ के आए हैं हम पीछे। टोबैको मोजेक वायरस, टोबैको मतलब तंबाकू में होने वाला जो मोजेक वायरस है वो भी रोग होता है, किस में होता है, टोबैको मोजेक वायरस किस में होता है, रोग किस में होता है, तो ये होता है तंबाकू में। टोबैको मतलब ही तंबाकू होता है, इसका मतलब क्या हो गया, तंबाकू में होता है। गेहूं में पक्षीनिया रोग होता है, किसके द्वारा होता है, तो कवक, वायरस, शैवाल और जीवाणु, तो ये होता है कवक द्वारा। कवक द्वारा गेहूं में पक्षीनिया रोग, काला कीट रोग। हमने पढ़ के आए गेहूं में रस्ट रोग है वो भी कवक के द्वारा, पक्षीनिया रस्ट एक की बात है। वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कौन सी जीवाणु बदलता है, राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस, ई कोलाई, इनमें से कोई नहीं। तो जो राइजोबियम है वो वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है, जबकि लैक्टोबैसिलस दूध को दही में प्रवृत्ति करता है। बैंगन में जो लघुपण तत्तिल की फिल्लोटी नामक रोग होता है वो किसके द्वारा होता है, तो मैंने अभी आपको बताया था जो माइक्रोप्लाज्मा है इसकी वजह से, पीपीएलओ, पादप जगत का बहुरूपिया जोकर कहा जाता है जिसे, वो बैंगन में लघुपण एवं तिल की फिल्लोटी नामक रोग का कारण है। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाइट रस्ट ऑफ कुर्सिफेरी कवक द्वारा रोग होता है, मतलब जो व्हाइट रस्ट ऑफ कुर्सिफेरी रोग किस में होता है, सरसों में, बाजरा में, गेहूं में, कोई नहीं, तो ये होता है सरसों में। किस में होता है, सरसों में। नेक्स्ट प्रश्न है, दूध को दही में बदलता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु, ये भी हम पढ़ के आए हैं। ये थे आज के अपने जितने भी प्रश्न हुए हैं उनकी बात की है, जो आरबीसी बुक में और एनसीईआरटी बुक्स में जितने भी प्रश्न हैं उन सब की बात की हमने। और नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही रिवीजन क्लास में नया टॉपिक लेकर आएंगे। अब कौन सा टॉपिक लेकर आएंगे वो आपको बाद में सूचित कर दिया जाएगा। ये इसके आंसर की के साथ आपको पीडीएफ मिलेगी टारगेट विद एमएस में, टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।